दोस्तों हमारा मैराथन क्लास बहुत ही शानदार हुई। जो भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं वो अच्छी तरह से जाकर हमारे एप्लीकेशन पे देख सकते हैं। फाइनली मेरे भाई जो चीज़ मैंने आप लोगों को मैराथन क्लास में बताया है उनका सारा नोट्स मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। तो जो भी स्टूडेंट्स को चाहिए कि सर मुझे मैराथन क्लास का सारा नोट्स चाहिए वो भी फ्री में, तो अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। और जो स्टूडेंट्स ने डाउनलोड करके रखा है वो उनको कहाँ मिलेगी, ध्यान से सुनिएगा। आप क्रैश कोर्स को ओपन करेंगे, यहाँ पे जैसे आप क्रैश कोर्स को ओपन करेंगे ऊपर में ओवरव्यू के बगल में कंटेंट आएगा, तो आपको कंटेंट में क्लिक करना है। आप जैसे ही कंटेंट में क्लिक करेंगे बहुत सारे सब्जेक्ट आएंगे, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, जियोग्राफी हो गया, अलग अलग सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप लोगों को इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में जाकर क्लिक करना है। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। जो आपका इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, मतलब सॉरी फोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर में जाकर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे हमारा इकोनॉमिक्स का फोल्डर है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे मेरे दोस्तों तो आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पे सारा नोट्स। क्रैश कोर्स में जाकर आपको क्लिक कर देना है। और अगर आपको चाहिए सर कि जो हमारा क्लासेस हुई है उसका वीडियो हमें चाहिए, तो वीडियो आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल करा दिया गया। 1 घंटा 4 मिनट का एक वीडियो, 2 वीडियो इस तरह से आपको मिल जाएगी। तो फाइनली मेरे भाई अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप लोगों को कहाँ पे जाना है, इसमें क्रैश कोर्स के फोल्डर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसके नीचे जितने सारे नोट्स है, सारा नोट्स आप लोग मेरे दोस्तों खोल करके अच्छी तरह से देख सकते हैं। जितना चीज मैंने पढ़ा है सारा नोट्स को आप लोग अवेलेबल कर सकते हैं। वो भी इसके नोट्स के नीचे जस्ट आपका आंसर की भी दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइनली आप लोग देखना ना भूले भाई। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के सामने आज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई 40 क्वेश्चन लेकर आपके पेपर के अकॉर्डिंग। तो मेरे दोस्तों ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक देखें और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ठीक है, जैसे अर्थव्यवस्था की किस समस्या का समाधान संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से, तो मैंने आप लोगों को बड़ी सुंदर तरीके से बताया था कि सर कैसे उत्पादन करें। क्या होता है मेरे भाई, कैसे उत्पादन करें। मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोगों को बताया था कि कैसे उत्पादन करें। बात करते हैं सर अगला कि जो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, जो हमारा कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान क्या होता है मेरे भाई, हमारा 0 होता है। जब हमारा कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता का मान क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है सामान्यतः एक उदासीन तो वक्र होती है। अब हमसे पूछा गया है कि उदासीन जो वक्र होती है वो कौन सा है, तो बताएंगे सर उदासीन वक्र होता है मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है, जिसे हम लोग उत्तल भी बोल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन पे आप लोगों से पूछा गया था कि सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल होती है। जब भी हमारा मांग वक्र पूछा जाएगा या बजट वक्र पूछा जाएगा कि इसकी ढाल कैसे होती है, तो मेरे दोस्तों आपको बताना है ऋणात्मक होता है। क्या होता है मेरे भाई, ऋणात्मक होता है। इस चीज को याद रखिएगा। और हाँ, बाकी जो बचा हुआ सब्जेक्ट है आपका, पॉलिटिकल बचा हुआ है, सोशियोलॉजी बचा हुआ है, जियोग्राफी बचा हुआ है, हिस्ट्री बचा हुआ है, इन सब सारे सब्जेक्ट का अगर आप लोग चाहते हैं कि सर बेटर तरीके से हमें मैराथन क्लास में जुड़ना है, क्योंकि मेरे भाई मैराथन क्लास में जो चीज मैं बताता हूँ डिट्टो आपके पेपर में छप जाती है। तो अगर आप देखना चाहते हैं मैराथन क्लास वो भी फ्री में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एप्लीकेशन का लिंक दिया है। उस एप्लीकेशन को मेरे दोस्तों आप लोगों को जल्दी से डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद फ्री में देख सकते हैं। अब बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच होती है। जो हमारा मांग की कीमत लोच होती है वो क्या होता है मेरे दोस्तों, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार जैसा होता है। देखिए मेरे भाई, उल्टा यू आकार मतलब मैं बोल सकता हूँ सर इस प्रकार का इसका आकार होती है। तो कहाँ पे होता है मेरे शेर सरनियों, तो बताएंगे सर औसत उत्पाद में। याद रखना ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी डी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर उत्पादन फलन Q इक्वल टू ए अल्फा के बीटा में पैमाने के प्रतिफल का माप क्या होगा, तो बताएंगे सर हमारा अल्फा प्लस बीटा। क्या होगा सर, अल्फा प्लस बीटा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी सर, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सीमांत लागत और औसत लागत एक दूसरे के बराबर होती है। जो हमारा सीमांत लागत है और औसत लागत है ना मेरे भाई, वो एक दूसरे का बराबर होती है। तो किस सिचुएशन में एक दूसरे का बराबर होती है आपसे पूछा गया है, तो औसत लागत न्यूनतम होती है, तब मेरे भाई हमारा औसत लागत और हमारा सीमांत लागत दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। इस चीज को याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया सर निम्नलिखित में से कौन सा वक्र उत्पादन अक्ष के समांतर होती है। आपसे पूछा गया कि कौन सा वक्र जो है उत्पादन जो हमारा होती है मेरे भाई एक्स अक्ष के समांतर होती है। एक्स अक्ष के जो समांतर होती है ना वो हमारा कुल स्थिर लागत होती है। कौन सा, कुल स्थिर लागत हो जाती है।
अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस प्रकार की वस्तु का उत्पादन होती है। मैंने बताया था कि बहुत सारे क्रेता बहुत सारे विक्रेता होती है, साथ ही साथ ये भी मैंने बताया था मेरे दोस्तों कि बाजार में एक ही प्रकार का मूल्य पाया जाता है और मेरे भाई एक ही प्रकार के वस्तु भी बेचे जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, समरूप वस्तु। अगला प्रश्न पे आते हैं सर कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि होने से उस वस्तु की पूर्ति में 6% बढ़ जाती है, तो पूर्ति की कीमत रोज बताएं। मेरे दोस्तों, मैंने आप लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताए थे सर? तो मेरे दोस्तों, मैंने फॉर्मूला बताया था कि पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन, क्या मेरे भाई, पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन, चिल्ला चिल्ला के बताए थे मेरे भाई कि पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय होता है मेरे भाई कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन दिया है सर 6 और हमारा नीचे में दिया है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 5। और यही क्वेश्चन अभी हमारा साइंस और हमारा कॉमर्स की एग्जाम हुई थी, वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। जब इनको इनसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.2, तो बताएंगे सर इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म हानि होती है, जो हमारा अल्पकाल होती है, हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को मेरे दोस्तों एक्चुअली लॉस होती है। तो कौन सी स्थिति में लॉस होती है आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बात करेंगे सर हमारा जब हमारा प्राइस कम होती है हमारा एवरेज कॉस्ट से, यानी बोल सकता है सर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की कीमत बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति क्रमशः डी और एस है, क्या है मेरे भाई, डी और एस है, ठीक है। तो बाजार संतुलन को निम्नलिखित में से किस स्थिति से दर्शाया जाता है। तो एक बार मेरे भाई हम लोग बता सकते हैं सर डिमांड इक्वल टू सप्लाई, एक बार बता सकते हैं सर डिमांड माइनस, देखिए इसी से ना बहुत सारे हम लोग फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं D इक्वल टू हमारा क्या होगी मेरे भाई S होता है, ओके। तो मैं बोल सकता हूं सर D प्लस इधर आएगा तो माइनस S बराबर कितना हो जाएगा 0। एक फॉर्मूला ये बन गया सर, हम लोग लिख सकते हैं D डिवाइडेड बाय S बराबर हो सकता है 1। तो बहुत सारे आप यहाँ पे मेरे भाई फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं और यही सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। स्टूडेंट्स को आखिर पैटर्न समझ में नहीं आती है और वो क्या करते हैं मेरे भाई, गलत क्लिक करके आ जाते हैं और बाद में आकर कमेंट करते हैं कि सर आपने जो बताया वो नहीं आया है। मेरे भाई मैंने आप लोगों को पूरे साल भर रगड़ करके इकोनॉमिक्स का स्पेशल क्लास दिया हूं भाई, हाँ इकोनॉमिक्स का स्पेशल क्लास दिया हूं। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को यह भी कहा था कि औरों सब्जेक्ट से ज्यादा फोकस करना आप लोगों का इकोनॉमिक्स का, क्योंकि इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज ही कुछ अलग होती है मेरे भाई। क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स का आंसर भी लिखना होगा ना, तो आपको इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में ही लिखना होगा, आप अपने भाषा से नहीं लिख सकते भाई। अगला प्रश्न बात है सर, पूर्ति अधिक की स्थिति में किसी वस्तु की कीमत लोच में डैश की प्रवृत्ति होती है, क्या प्रवृत्ति होती है मेरे भाई, तो बताएंगे सर कमी होती है। क्या होती है, कमी होती है, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फर्मों के मुक्त प्रवेश तथा निकास की स्थिति में बाजार की कीमत सदैव बराबर होती है, न्यूनतम औसत लागत। क्या बताएंगे मेरे भाई, न्यूनतम औसत लागत। अब बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, उच्चतम निर्धारित कीमत से बाजार में डैश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उच्चतम हाई प्राइस अगर रहेगी मेरे भाई तो बाजार की स्थिति कैसे हो जाएगा, तो बताएंगे सर हमारा मांग आधिक्य। क्या होगा, मांग आधिक्य हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर, एकाधिकार में फर्मों की संख्या कितनी होती है। एकाधिकार बाजार में एक फर्म होता है, एक बेचने वाला होता है लेकिन खरीदने वाला बहुत सारे होते हैं। एक बेचने वाला होता है लेकिन मेरे दोस्तों खरीदने वाला बहुत सारे लोग होती है, उससे हम लोग बोलते हैं एकाधिकार बाजार। इसी के साथ मेरे भाई एक क्वेश्चन और आती है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जहां पे बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता आते हैं, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, एक आधिकारिक नियंत्रण कर सकता है, एक जो है एक आधिकारिक जो होते हैं मेरे भाई वो हमारा नियंत्रण कर सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कंट्रोल। क्या कंट्रोल कर सकता है, कीमत तथा उत्पादन मात्रा में किसी एक को, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही हो जाएगी। जिस बाजार संरचना में केवल 2 फर्म हो उसे कहा जाता है द्वैधिकार। क्या मेरे भाई, 2 फर्म होगी 2 अधिकार, एक फर्म होगा एक अधिकार, बहुत सारे फर्म होगी पूर्ण अधिकार। याद रखना है, भूलना नहीं है मेरे भाई, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कार्टेल नियम निर्माण किस प्रकार के बाजार संरचना में संभव है, तो बताएंगे सर द्वैधिकार। क्या होगा मेरे दोस्तों, द्वैधिकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सर, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक का लेखक कौन है, ये पुस्तक आखिर लिखने वाला कौन था, तो बताएंगे सर J.M. किन्स, जिन्होंने बाजार का सिद्धांत दिए थे। यही व्यक्ति था मेरे भाई जिन्होंने बाजार का सिद्धांत भी दिया था। जीडीपी एंड एनडीपी में क्या संबंध है, तो जीडीपी इक्वल टू एनडीपी प्लस मूल्यह्रास। मूल्यह्रास की जगह मेरे भाई कभी कभी यहाँ पे लिखा रहता है घिसावट, इस चीज को याद रखिएगा। कभी कभी यहां पे लिखा हुआ रहता है क्या, घिसावट, इस चीज को याद रखना है, ठीक है।
अब बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, निम्न में से किस वस्तु की निर्माण में गेहूं एवं एक मध्यवर्ती वस्तु है। आप सभी को पता है मेरे दोस्तों, हमारा जो गेहूं है ना वो हमारा एक्चुअली प्राथमिक वस्तु है। इसके बाद इसको आटा बनाया जाता है, आटा के बाद मेरे दोस्तों इसको अंतिम वस्तु में कन्वर्ट किया जाता है। यस या नो? तो आपसे क्वेश्चन नंबर 23 में यही चीज पूछा गया है कि किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है। बिस्किट के निर्माण में, चपाती के निर्माण में, क्योंकि बिस्किट से सॉरी हमारा आटा से ही हम लोग चपाती भी बना सकते हैं और हमारा ब्रेड भी बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, किसी वर्ष में जीडीपी की गणना निम्न में से किस मद को शामिल नहीं किया जाता है। जीडीपी में कौन सा मद है जिसको हम लोग शामिल नहीं करते हैं, यह आपसे पूछा गया। तो बताएंगे सर प्रयुक्त कार का विक्रय मूल्य, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर बी। अगला प्रश्न है सर, निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जा सकती है। तो मेरे भाई हमारा आय विधि द्वारा किया जा सकता है, मूल्य विधि द्वारा किया जा सकता है, व्यय विधि द्वारा किया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। क्या होगा मेरे भाई? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। अब बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, सन 2016 में किए गए विमुद्रीकरण, बस सीधा सीधा याद रखिएगा 2016 में नोटबंदी हुआ था, ठीक है। तो उस नोटबंदी में कौन सा नोट का बदलाव हुई थी। तो बताएंगे सर एक 500 रुपये का था, एक 1000 का नोट को बदला गया था और उस समय 2000 का नोट को रिलीज किया गया था, जो 2000 नोट का भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई मेरे भाई। अच्छा बताइएगा कौन से साल में 2000 नोट को भी बंद कर दिया गया है। देखता हूं कितना बंदा इसका आंसर बताते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष निम्न में से कौन सा है। वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष होती है भाई, आखिर वो कौन सा दोष है। तो आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगी सर बी। अगला क्वेश्चन जाने से पहले मेरे बात को ध्यान से सुनिए, जिनको भी चाहिए फ्री में मैराथन क्लास, जो बचा हुआ सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और होम साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट बचा हुआ है, सोशियोलॉजी, इन सब का अगर आप लोग चाहते हैं सर हमें मैराथन क्लास चाहिए, तो मेरे दोस्तों जल्दी से आप लोग हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों का हमारे एप्लीकेशन का लिंक देके रखा है, जल्दी से आप लोग डाउनलोड करके हमारे साथ मेरे दोस्तों सुबह शाम आप जुड़ सकते हैं हमारा मैराथन क्लास में, वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है। आपसे पूछा गया कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है। तो बताएंगे सर भारत का केंद्रीय बैंक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब होती है मेरे भाई? 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। इस चीज को याद रखिएगा। अब बात करते हैं अगला, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकती है। कौन सा परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकता है। तो बात करेंगे सर CRR में, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, उपभोग फलन। यही क्वेश्चन आज मैंने आप लोगों को समझाया था क्लास में और बहुत सारे स्टूडेंट्स कहे थे मेरे भाई बड़ी तगड़ा तरीके से आप लोगों ने समझाया था। तो मेरे दोस्तों C= हमारा 100 प्लस 0.5y में स्वायत्तता उपभोग क्या है, यानी आपसे पूछा गया कंजप्शन क्या है। तो ये फर्स्ट डिजिट को ही ना हम लोग कंजप्शन बोलते हैं। हाँ याद रखिएगा, फर्स्ट डिजिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई? कंजक्शन बोलते हैं। इस चीज को आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं भाई। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, बात करते हैं अगला क्वेश्चन, एमपीसी के मान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एमपीसी के मान के बारे में तो बहुत ही अच्छी तरह से बताया मेरे भाई कि एमपीसी के मान में 0 से बड़ा होता है, लेकिन 0 से बड़ा होता है और 1 से क्या होता है? छोटा होता है। इस प्रकार बोल सकता हूं सर, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, यदि किसी अर्थव्यवस्था में एमपीसी का मान अगर 0.4 है तो एमपीएस का मान क्या होगा। मैंने एक फॉर्मूला बताया था सर, एमपीएस प्लस एमपीसी बराबर कितना होता है सर? 1 होता है। ओके सर, बड़ी शानदार तरीके से आपने समझाया मेरे दोस्तों। क्या किए? बड़ी शानदार तरीके से समझाया। बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला को उठाना है और पटक डालना है भाई। कैसे पटकेंगे सर? तो देखिए मेरे दोस्तों, पटकने का भी तरीका होता है। कैसे? तो हमसे पूछा गया एमपीएस का मान उसको रहने देते हैं, प्लस एमपीसी का मान 0.4 दिया है, बराबर कितना हो जाएगा? 1। एमपीएस बराबर होगा 1 माइनस प्लस उधर जाएगा तो माइनस में होगा, यानी एमपीएस का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो बताएंगे 0.6। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा सर? 20 द करेक्ट आंसर। और ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में भर भर के आएगा, इस चीज को आप लोगों को याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि अर्थव्यवस्था में एमपीएस में वृद्धि हो तो कुल बचत में क्या होगी। अगर कोई भी अर्थव्यवस्था में एमपीएस में अगर वृद्धि होगी ना तो उसकी जो हमारा कुल बचत में कमी होगी या अपरिवर्तित रहेगी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, भारत में वित्तीय वर्ष की कालावधि क्या है। तो बताएंगे सर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। क्या मेरे दोस्तों? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है।
बात करता हूं सर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर का जो उदाहरण होती है हमारा हमारा निगम कर, याद रखना मेरे भाई, कॉर्पोरेशन टैक्स इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगी। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, राजस्व घाटा क्या होता है। तो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति के अंतर को ही हम लोग बोलते हैं क्या, राजस्व घाटा। राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के अंतर को ही हम लोग बोलते हैं क्या, राजस्व घाटा। आइए सर बात करता हूं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, किस प्रकार की वस्तु का उपभोग प्रतिद्वंद नहीं हो सकता है। तो मेरे भाई सार्वजनिक वस्तु का उपयोग, प्रतिद्वंद का मतलब अकेला प्रयोग नहीं कर सकते। सरकार ने सड़क बनाई, इसका प्रयोग आप अकेले कर सकते हैं नहीं भाई, ये सबके लिए है। तो बताएंगे सर सार्वजनिक वस्तु इसे हम लोग बोलते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मैं फिर से कह रहा हूं, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो होती है वो हमारा वाशिंगटन डीसी में है। इसका जो स्थापना होती है मेरे भाई याद रखना है 1944 में हमारा विश्व बैंक की स्थापना होती है। ओके, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए सर। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, जब किसी देश की विदेशी विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्ति के द्वारा होता है तो इस बाजार की विनिमय दर को क्या कहा जाता है। तो ऐसे बाजार को हम लोग बोलते हैं क्या मेरे भाई, तो बताएंगे सर तृतीय विनिमय दर। क्या बोलते हैं भाई, तृतीय विनिमय दर। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से भुगतान संतुलन के चालू खाता का एक घटक कौन सा है। तो बताएंगे सर चालू खाते का जो घटक होते हैं वस्तुओं का आयात। मेरे भाई आप लोगों को कुछ नहीं करना है, अभी भी आप लोगों के पास समय है 2022 से लेकर 2025 तक जितना भी मॉडल पेपर आई है सारा क्वेश्चन देख लेना है। साथ ही साथ PYQ को भी आप लोग एक बार नजर दौड़ा लीजिएगा, क्योंकि अभी जो हमारा कॉमर्स और साइंस के एग्जाम हुए मेरे भाई उससे देखकर हमें अंदाजा लगता है कि मॉडल पेपर और PYQ को हम सभी को अच्छी तरह से देखना अति आवश्यक है। बात करता हूँ अगला वीडियो में आप लोगों का मॉडल पेपर और PYQ से संबंधित हर एक क्वेश्चन को बताने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल आप लोग रेडी रहिएगा।